हे गाइस, वेलकम टू एलिब्रो एजुकेशन। चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। और आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो केवीपीवाई हो, चाहे वो कोई और अनदर एग्ज़ाम एनडीए वगैरह हो, तो आपको ये क्वेश्चंस उन सभी एग्ज़ाम्स में बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे और अनदर वीडियोस भी बहुत पसंद आ रहे होंगे और आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे कहना है कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम और आप एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े रहें और एक दूसरे के साथ एंजॉय करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, मतलब ये एक तरीके का रिवीजन है जो कि आप एमसीक्यू के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको एमसीक्यूज़ के बेस पर रिवीजन करना है या फिर आपके लिए ये वीडियो तभी हेल्पफुल हो सकता है जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, मतलब जब आपने कुछ चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई हों, यानी कि आपने टेक्स्ट बुक वगैरह जो है उनको अच्छे से रीड किया हुआ हो। और केवल रीड नहीं करना है, उसको लर्न करना है। लर्न करने का मतलब होता है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको अच्छे से तैयार हो गई हों। अगर वो अच्छे से तैयार नहीं है तो फिर कोशिश करिए कि बाय एनी हाउ आप एक बार वापस जा करके टेक्स्ट बुक को फिर से रिवाइज़ करिए, फिर से चैप्टर को पढ़िए और चैप्टर को पढ़ के उसके जो क्वेश्चंस है, उसके जो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को एक जगह पर आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि अब इस बार जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें आपके फॉर्मूले और उनका कंक्लूजन, उनके स्पेशल केसेस, ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं एक पहला क्वेश्चन। और आपको क्या पैटर्न अप्लाई करना है, आपको हर एक क्वेश्चन के बाद यही पैटर्न फॉलो करना है कि जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आप पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उस क्वेश्चन को पढ़ के खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। और फिर उसका आंसर जब आप अपने दिमाग से निकाल लें और फिर उसको सॉल्यूशन देख करके मैच करिए कि क्या आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। अगर सॉल्यूशन से मैच कर रहा है और आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने इस क्वेश्चंस में से, यानी इस वीडियो में से कितने क्वेश्चंस मैंने खुद से सॉल्व कर लिए हैं या कितने कॉन्सेप्ट्स मेरे ऐसे थे जो मेरे रह गए हैं। तो जो आपके वीक एरियाज़ हैं उनको इसमें से निकाल के आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पर, और एग्जाम पीरियड में वही नोट पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको हो सकता है, अगर आपने तैयारी की है, आपने पढ़ाई की है, आपने पूरा टाइम दिया है पढ़ाई को अपनी, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आप टैकल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे उम्मीद है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है और आपसे क्वेश्चंस ना हो तो फिर फ़ायदा क्या पढ़ने का। तो आपने पढ़ाई की है, आपसे क्वेश्चंस टैकल हो जाएंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना यही है कि इन एमसीक्यूज़ के थ्रू अपना सिलेबस रिवाइज़ कर लेना है। मतलब पूरी चीज़ें जो है वो हमें एमसीक्यूज़ के थ्रू रिवाइज़ करनी है। इससे आपको दो फ़ायदे मिलेंगे, एक तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, दूसरी चीज़ यह है कि आपको एमसीक्यूज़ टैकल करना आ जाएगा। क्योंकि वहाँ पर एग्जाम हॉल में कैसे एमसीक्यूज़ को हमें सॉल्व करना होता है, क्योंकि एमसीक्यूज़ सॉल्व करने की कुछ टेक्निक भी होती है ना, उन टेक्निक्स को भी हम लोग तभी अप्लाई कर पाएंगे ना जब हम पहले से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस किए रहेंगे। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हम लोग पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग वायर अलॉन्ग इट्स लेंथ, जब किसी एक वायर की लेंथ के अलॉन्ग उसमें एक करंट फ्लो कर रही हो, एक वायर में, कंडक्टिंग वायर में एक करंट फ्लो कर रही हो उसकी लेंथ के अलोंग, है ना। क्वेश्चन को समझना है। देखिए मैं थोड़ा धीरे बताऊंगा, लेकिन इसलिए बता रहा हूं धीरे ताकि आप क्वेश्चन को समझ सकें, क्योंकि क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ना होता है, ऐसे अंदाज में। क्योंकि ये कोई आपके कोई ऐसे थियोरेटिकल बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। थियोरेटिकल या जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं है कि आपने एक याद कर रखा था, ये आया तो आपने टिक कर दिया। नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा, पहले आपको उस कॉन्सेप्ट तक जाना होगा। तो क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग वायर अलॉन्ग इट्स लेंथ, जब किसी एक वायर की लेंथ के अलॉन्ग कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करती है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट एग्जिस्ट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर एग्जिस्ट करने लगती है, उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर एग्जिस्ट करने लगती है। अब आपसे कुछ ऑप्शंस देकर के पूछ रहा है कि क्या आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं। मतलब देखिए ऐसे कुछ कहना चाहता है कि जब किसी एक वायर में, मान लीजिए ये कोई वायर है, हालांकि इतना मोटा वायर नहीं होता, लेकिन मैं जानबूझ के आपको दिखाने के लिए कि आपको समझा सकूं कि इस कंडक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मान लीजिए ट्रेवल कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल करेंगे तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या फिर ये क्या लिखा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है तो इसमें जो करंट है वो इस ओर मूव कर रही होगी, ठीक है ना। करंट जो है वो वायर के अंदर इस ओर फ्लो कर रही होगी, लेकिन वायर के अंदर फ्लो कर रही होगी। अब देखिए उसने क्या कहा, पहला ऑप्शन में कहा इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट एग्जिस्ट, पहले ऑप्शन में कह रहा है आउटसाइड द वायर बट नॉर्मल टू इट। आउटसाइड द वायर मतलब वायर के बाहर
एंड नॉर्मल टू इट, यानी बाहर वायर के जो बाहर ये जो तार है ना, इस वायर के बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी और जो कि इसके क्या होगी, नॉर्मल, मतलब वायर के नॉर्मल होने का मतलब है कि ऐसे ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, या तो नीचे की ओर या तो ऊपर की ओर। अगर तार आपका ऐसे है तो वो कहना चाहता है कि उस तार में जाने वाली जो करंट है, उस करंट के कारण यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर प्रोड्यूस होगी और कैसी होगी, नॉर्मल होगी। ये प्रॉपर्टी अगर आपको मैं बताऊं तो आप ये प्रॉपर्टी देखेंगे कि बाहर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है किसी करंट कैरिंग वायर के कारण। बाहर जब कोई करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके बाहर उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब आउटसाइड तो नहीं होगी, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि इनसाइड द वायर बट पैरेलल टू इट। ओ करंट यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी, मतलब ये तो नहीं हो सकता, तो फिर इसको हटाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेटअप हो जाएगा, पहली बात आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो हमेशा कैसे होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगा। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल तभी तो इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर रिपेल कर रहे होंगे, और ये वाला अगर इधर की तरफ कोई पॉजिटिव टर्मिनल रहा होगा तो तभी ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग रहे होंगे। तो इसका मतलब है अगर इधर से इधर की ओर फ्लो कर रही है, आपकी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इधर की ओर फ्लो कर रही होगी। और जब इस साइड आपका पॉजिटिव चार्ज, इस साइड आपका नेगेटिव चार्ज, तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी, यानी कि इस वायर के अंदर, क्योंकि वायर के अंदर ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो वायर के अंदर ही है ना। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है ना हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, लेकिन करंट जो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है। इसी कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है, लेकिन वो अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होती है इनसाइड, वो इन दो चार्ज पार्टिकल, यानी इन दोनों टर्मिनल के चार्जेस के डिफरेंस के कारण क्रिएट होती है। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड या उन दोनों चार्ज पार्टिकल का जो, यानी कि जो उसके दो टर्मिनल होते हैं, उन दोनों के चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वायर के अंदर वायर की लेंथ के पैरेलल होती है, ना कि नॉर्मल होती है। तो क्या ऑप्शन बी में जो मैं बताया गया है, क्या वो बिल्कुल सही जानकारी मिल रही है? हाँ, देखिए एक बार फिर से पढ़िए। इनसाइड द वायर बट पैरेलल टू इट, बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी इनसाइड द वायर बट पैरेलल टू इट, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन बी ही सही आंसर है कि जब किसी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो करती है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है, किधर से किधर की ओर, मतलब आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी पैरेलल टू द वायर, क्लियर, इनसाइड द वायर एंड पैरेलल टू इट। ओके, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इसने द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल व्हेन शॉर्ट सर्किटेड इज, मतलब किसी एक सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अगर उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। तो अब सबसे पहली बात, आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या होता है ना। तो पहले मैं फिर आपसे कहूँगा कि क्वेश्चन को आप पढ़कर रीड करके ऑप्शंस देख के एक बार वीडियो को पॉज करिए और फिर उसके बाद आराम से सॉल्व करके अपने मन से उसका आंसर ढूंढिए, कि अपने दिमाग से उसका आंसर ढूंढिए कि क्या हो सकता है। और फिर जब आपको आंसर मिल जाए तो फिर आप सॉल्यूशन तक जाइए कि देखते हैं हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। और या फिर आपने, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जो सोचा वही आंसर उसका सही है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि कई बार बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए भी या कॉन्सेप्ट गलत लगाकर भी कई बार आंसर सही आ जाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ा ही ना है कि आपको सही जानकारी होगी तभी आप सही आंसर देंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको गलत जानकारी है लेकिन फिर भी सही आंसर आ गया, तो ये लकीली ऐसा होता है, लेकिन हो जाता है सभी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। आप सॉल्यूशन को इसलिए भी देखिए ताकि आपको पता चले कि आपको जो आपने जो इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, जो आपने अपना माइंड अप्लाई किया, क्या वो वही कॉन्सेप्ट है, क्या वही रीजनिंग है जो कि सॉल्यूशन में बताई गई है, जो कि इसका सही रीज़न है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ और ये कुछ और ही आंसर है। चलिए, तो कहने का मतलब उसका ये था कि अगर किसी एक सेल को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो जब किसी एक सेल को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, आप शॉर्ट सर्किट का मतलब समझिए। जब कोई सेल शॉर्ट सर्किटेड होगा, शॉर्ट सर्किटेड मतलब किसी सर्किट में, ऐसा सर्किट जिसमें कि शॉर्ट सर्किटेड हो चुका है ना, और शॉर्ट सर्किट होने के बाद उसमें जो सेल लगा हुआ है उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो पहली बात तो आपको मैं बता दूं, दो चीज़ें होती है, एक होता है ईएमएफ, एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब होता है वो वोल्टेज या वो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि किसी एक बैटरी का या किसी एक सेल का उसकी नॉन वर्किंग कंडीशन में होता है। मतलब
ईएमएफ उस पोटेंशियल को कहते हैं या उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं जो कि नॉन वर्किंग कंडीशन में कोई सेल अपने अंदर संजो के रखा होता है। यानी कहने का मतलब है किसी एक सेल से आप कोई काम नहीं ले रहे हो लेकिन उसके अंदर एक पोटेंशियल है मौजूद, तो वो पोटेंशियल जो बिना वर्क किए हुए या बिना किसी सर्किट पर अप्लाई किए जो पोटेंशियल सेल के अंदर मौजूद होगा उसको कहा जाएगा ईएमएफ। जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करके मोबाइल से निकाल के अलग रख दीजिए, तो अब जो आपकी बैटरी है, जो आपके मोबाइल की बैटरी है, वो वर्क तो नहीं कर रही ना, क्योंकि आपने मोबाइल से अलग निकाल के रख दिया तो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। जब वर्किंग कंडीशन में नहीं होगी तो उसके अंदर जितना पोटेंशियल होगा वही उसका ईएमएफ कहलाएगा। लेकिन जब आप इसको किसी एक सर्किट के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो इसका अपना खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो जब हम तो ये चाहते हैं कि किसी बैटरी से या किसी सेल से हमें करंट मिल जाए। और करंट क्यों मिल जाए, हम क्यों चाहते हैं करंट मिल जाए? क्योंकि हम जो बाहरी सर्किट होता है उस सर्किट को करंट देना चाहते हैं। भाई किसी बैटरी से या किसी सेल से आप कोई बल्ब जलाना चाहते हो तो इसका मतलब है कि आप चाहोगे कि सारा का सारा पोटेंशियल किसको मिले, बल्ब को मिले। लेकिन जो बैटरी जब वर्किंग कंडीशन में आती है तो बैटरी वर्क करते समय खुद भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो बल्ब तो एक रेजिस्टेंस है ही, या वो बाहरी सर्किट तो एक रेजिस्टेंस है ही, क्योंकि उसको तो हमें करंट देनी ही है। लेकिन खुद मैं आपको बता दूं कि खुद जो बैटरी होती है, यानी जो सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है जिससे हम लोग वोल्टेज ले रहे होते हैं, वो भी खुद अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रखता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऐसा नहीं होता जिसके पास रेजिस्टेंस ना होता हो। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है। अब वही बात मैंने आपको बताया कि बैटरी का अपना खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब आप लोग अगर मान लीजिए किसी एक 12 वोल्ट के ईएमएफ की बैटरी को किसी एक बाहरी एक्सटर्नल सर्किट पर अप्लाई करेंगे तो उसका सारा का सारा वो 12 वोल्ट यानी वो 12 वोल्ट पूरा का पूरा उसके बाहरी सर्किट को नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में भी जाएगा। इसलिए अब जो हिस्सा यानी उसमें से जो उसका टोटल ईएमएफ था उसमें से वो हिस्सा हटा दिया जाए जितना उसको अपने खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अरे भाई मान लीजिए आप अपने ऊपर लीजिए ना, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ाई करने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो केवल और केवल कुछ भी जब भी आप लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आपको खींच रहे होंगे पीछे, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आपको रोकेंगे। तो वो जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि हमें इंटरनली रोकते हैं, मतलब कुछ हमारे इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स मतलब हमें खुद को अपने आप से भी लड़ना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको आगे जाना है, तो हमें खुद से भी लड़ना पड़ता है। और जब हम खुद से लड़ते हैं तो वो खुद से वाली जो हमारी अपनी खुद से लड़ाई होती है उस लड़ाई को कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब हमारे अपने खुद के कारण जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उसको कहा जा रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो बाहरी फैक्टर्स के कारण रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उसको कहा जा रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या सर्किट का रेजिस्टेंस। तो पहली बात आपको समझना होगा, रेजिस्टेंस मतलब अवरोध, रेजिस्टेंस का मतलब किसी भी काम का अवरोध, ठीक है ना। रेजिस्टेंस को केवल आप एक इलेक्ट्रिकल टर्म मत समझिए, रेजिस्टेंस तो कहीं भी अप्लाई हो जाता है भाई। रेजिस्टेंस मतलब केवल अवरोध, यानी किसी काम का विरोध होना, किसी काम का अपोजिशन होना। तो इसका मतलब एक हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो कुछ तो आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जो कि रेजिस्ट करेंगे और कुछ आपके इंटरनल फैक्टर्स होंगे जो आपको रेजिस्ट करेंगे। तो जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उनके खिलाफ भी हमें लड़ना पड़ेगा। तो हमारा जो पोटेंशियल है, मतलब जब हम कोई जिस पोटेंशियल के थ्रू हम कोई काम करते हैं तो उस वो पोटेंशियल दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। किन दो हिस्सों में? उसका कुछ हिस्सा तो हमारे खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में चला जाएगा और कुछ हिस्सा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपको कुछ बड़ा करने से, कुछ अच्छा करने से जो रोक रहे हैं, उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को खत्म करने में जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल सर्किट को भी कुछ वोल्टेज मिलेगा और इंटरनल सर्किट को भी कुछ वोल्टेज मिलेगा। आई मीन ये कह सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में भी कुछ वोल्टेज देना पड़ेगा। यानी तो उस ईएमएफ के दो हिस्से हो जाएंगे, कुछ हिस्सा तो उसके एक्सटर्नल सर्किट को मिल जाएगा और कुछ हिस्सा उसके इंटरनल सर्किट यानी कि उसके अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में चला जाएगा। तो इसलिए अब जो पोटेंशियल डिफरेंस बाहरी सर्किट को मिल रहा है उसी को कहा जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि हम लोग जिस पोटेंशियल डिफरेंस से काम लेते हैं उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अपने अंदर के इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जो खर्च हो गया उसको हटाकर, ईएमएफ में से उसको हटाकर जो बचता है वही आपका होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब
अगर कोई एक सेल है ना, ये कोई एक सेल है जो कि ये कोई एक बैटरी है जो कि 3 सेल से मिलकर बनी है। एक सेल को हम कहते हैं जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल हो, जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल हो, जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल हो। तो ये 3 सेल की एक बैटरी है। तो इस बैटरी का अपना खुद का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोग स्मॉल आर से प्रेजेंट करते हैं। यानी मैं ऐसा कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए कोई बाहरी सर्किट ये था और उस पर आपने कोई सेल अप्लाई कर दिया। ये सेल, जब आप ये कोई सेल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर जो इसका अपना पूरा ईएमएफ टोटल वोल्टेज होता है उसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ। तो ये यहाँ इसका, लेकिन नॉन वर्किंग कंडीशन में जो होता है उसको ईएमएफ कहते हैं। इस ईएमएफ में से जब करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगी तो इसका अपना खुद का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और ये बाहरी रेजिस्टेंस तो है ही। तो इसका मतलब एक कैपिटल आर हो गया और एक स्मॉल आर हो गया। तो इसका मतलब ये जो ईएमएफ था ना इसके पास जब नॉन वर्किंग कंडीशन में था तो ये ईएमएफ 2 हिस्सों में बढ़ गया। और उन 2 हिस्सों में बढ़ने का मतलब है क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस और ये जो बैटरी का रेजिस्टेंस है ये दोनों सीरीज में होंगे और सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहती है। तो अगर आपसे अब मैं पूछूं कि बताओ इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस सर हो जाएगा R प्लस स्मॉल r, क्योंकि जब 2 रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r के इक्वल होता है। मुझे उम्मीद है आप बात समझ पा रहे होंगे। देखिए मैं आपको जिस अंदाज में पढ़ा रहा हूँ, जिस स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, तब भी आपको ये मतलब वीडियो मेरा थोड़ा लंबा हो जाता है केवल इसलिए, जबकि इतनी स्पीड में बताने के बावजूद। पर क्या है, अगर आपने वाकई में प्रिपरेशन की हुई है, आपने वाकई में ढंग से किताबों को पढ़ा हुआ है, आप केवल वाकई में अभी इस समय रिविजन करने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप मान लीजिए कि आपको मेरी एक एक बात समझ में आती चल जाएगी। आप बस ध्यान से चीज़ों को और बातों को समझते और सुनते जाइए। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब इस टोटल रेजिस्टेंस और टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, यानी कि जो ईएमएफ है यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो इस बैटरी का पोटेंशियल है टोटल, वो कितना हो जाएगा E। तो हमें जो करंट मिलेगी, टोटल करंट जो मिलेगी वो I बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ से ये कुछ ऐसे आ जाएगा IR प्लस स्मॉल r बराबर कैपिटल E। तो इसका मतलब अगर मैं इस IR की बात करूं तो बताओ ये वाला IR क्या है, ये वो IR है जो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में गया है। ये वाला IR वो है जो हमें इस बैटरी को देना, मतलब इस सर्किट को देना पड़ रहा है। ये जो बाहरी सर्किट है, मान लीजिए कोई बल्ब है, कोई पंखा है, जो भी चीज़ आप इससे चलाना चाहते हैं, तो वो जो सर्किट के अंदर बाहरी है, बाहरी सर्किट, उस बाहरी सर्किट के अंदर जाने वाला पोटेंशियल इतना और अपने खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने वाला वोल्टेज इतना, इन दोनों को मिलाकर बना टोटल ईएमएफ। तो अगर मैं मान लो कि इसको कह दे रहा हूँ V मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या यहाँ से पहली बात मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ IR इज इक्वल टू E माइनस IR। और ओम्स लॉ के मुताबिक तो यही हुआ करता था, V मतलब वोल्टेज, तो V बराबर कितना हो जाएगा आपका E माइनस IR हो जाएगा। यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF माइनस I इंटू R। देखिए इसी को मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम MCQs के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। हमें एमसीक्यूज से उतना इंपॉर्टेंट, हमें वो एमसीक्यूज हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज एग्जाम में जो आएंगे वो आप आराम से टैकल कर लेंगे, बशर्ते कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको एक एक टर्म पता हो, एक एक बात पता हो, ठीक है ना। जैसे ही मान लीजिए आपके अंदर ये होना चाहिए, जज्बा तैयारी का ये होना चाहिए कि जब मैं पढ़ रहा हूं तो मतलब कोई क्वेश्चन आया उसके आसपास की सारी चीज़ें, एक एक चीज़, एक एक टर्म आपको तैयार होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना। इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको हटाइए और अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से भी लड़िए और लड़के पढ़ाई पर जुट जाइए, ठीक है ना, जुट जाइए और लड़िए, फाइट करिए, ठीक है ना, अपने आप को आगे ले जाने के लिए। तो सबसे पहली बात, ये जो V आया आपके पास यही कहलाता है कि आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और ये जो E है आपका, ये कहलाता है आपका EMF मतलब बैटरी का EMF। और ये जो IR है ये आपका कहलाता है वो वोल्टेज जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में गया, मतलब बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में गया है। चलिए यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आ रहा हो। ये IR हो गया। IR क्या हो गया आपका, वो इंटरनल रेजिस्टेंस में जाने वाला वोल्टेज। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल व्हेन शॉर्ट सर्किट इज, जब इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो जाहिर सी बात है, जब देखिए हम जान रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू E माइनस IR। जब V इक्वल टू E माइनस IR होता है तो इसका मतलब अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, जब सेल जो है वो शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब बाहर से कोई अवरोध नहीं मिल पाता। जब सेल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो उसको बाहर से मिलने वाला रेजिस्टेंस था वो 0 हो जाएगा, बाहर से मिलने वाला रेजिस्टेंस। और जब बाहर से मिलने
मिलने वाला रेजिस्टेंस यानी कि इसी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि इसका मतलब इसमें जाने वाली जो करंट है उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, या ये कह लो कि उसमें जाने वाली जो करंट है, वैसे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, और बाहरी रेजिस्टेंस जो है वो आपका 0 हो जाएगा। और जब बाहरी रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल टू आई आर, क्योंकि यही तो V इक्वल टू आई आर होता है, और ये जो इसमें जाने वाला वोल्टेज होता है यानी कि जो सेल का अपना वोल्टेज होता है वो तो आपका I इंटू आर के इक्वल होता है। तो अगर हम लोग E में से यानी पूरे EMF में से आई आर को घटा देते हैं तो बचा हुआ जो होता है वो इंटरनल यानी कि वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो R पे डिपेंड करती है। तो अगर R 0 हो जाएगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन में ए में ही दिया हुआ है कि व्हेन शेल इज शॉर्ट सर्किटेड देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। तो याद रखना है कि जब शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है सेल तो उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। द सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस NR। अच्छा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोगों ने सर्किट बनाया हुआ था। बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़े मजे के साथ समझने की जरूरत है, बिल्कुल 1% परेशान नहीं होना है। आप क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़िए और उसको समझकर सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। बस आपको अपने कॉन्सेप्ट्स तैयार करने हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स को तैयार करने का बेहतरीन तरीका होता है कि आप अपनी किताबें खोलिए, जो भी आपके पास किताबें मौजूद हैं सब बड़ी अच्छी किताबें होती हैं, उन किताबों को आप पढ़िए, उनमें आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी मैं क्योंकि आपको MCQs की प्रैक्टिस करा रहा हूं तो इन MCQ की हेल्प से ही मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरीके से क्लियर कर दूं। लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर तभी पकड़ पाएंगे जब पूरा चैप्टर पढ़ा जाता है। बट मैं ये चाह रहा हूं कि आपने तैयारी की हुई हो, थोड़ा बहुत आपने अपने से पढ़ा हुआ हो, और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई हो उस कमी को मैं पूरा कर दूं आपको इन MCQs की प्रैक्टिस कराकर। तो MCQs उठा करके उसको सॉल्व कराना एक बहाना है, उसके बहाने आपको कॉन्सेप्ट तैयार कराना है। बस मेरी ना, यानी MCQ तो एक बहाना है, मेरा मकसद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप MCQs की प्रैक्टिस करिए। तो कहा क्या गया है, सेल ऑफ EMF कैपिटल E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस NR, देन द रेशियो ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टू द EMF। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा भी हम 2 मिनट पहले देख रहे थे, ठीक है ना। मतलब इसमें भी उन्हीं 2 चीज़ों की बातें की गई हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और EMF। अब मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। EMF मतलब नॉन वर्किंग कंडीशन में किसी बैटरी का जितना पोटेंशियल होता है उसको हम लोग उसका EMF कहते हैं, ठीक है ना। नॉन वर्किंग कंडीशन में जितना पोटेंशियल होता है उसको EMF कहते हैं। और वर्किंग कंडीशन में जो उसका वोल्टेज मिल रहा होता है या बाहरी सर्किट को जितना पोटेंशियल वो दे पा रही है अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के बाद, उसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इसका मतलब उसने हमसे क्वेश्चन में कहा कि अगर मान लीजिए कि बाहर की ओर हमने NR रेजिस्टेंस का एक सर्किट अप्लाई कर दिया और एक सेल था जिसका अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, स्मॉल r था, ठीक है ना। इस सर्किट का यानी कि सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसकी अपना EMF कितना है E। तो उसने देखो, तो अब हम लोग सबसे पहले इसका क्या चाहिए होगा, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू E माइनस IR। और इसके लिए मुझे चाहिए होगा I, तो ये जो टोटल करंट इसमें फ्लो करेगी वो टोटल करंट आपकी हो जाएगी कितनी, I इज इक्वल टू कितनी, E अपॉन R प्लस स्मॉल यानी कि स्मॉल r, और E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R का मतलब यही होता है बाहरी सर्किट के रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल E अपॉन NR प्लस R। तो आपको यहाँ से E की वैल्यू मिल गई। जब E की वैल्यू मिल जाए तो हम लोग उठा के V में इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ये आ जाएगा V माइनस I की वैल्यू जब आप यहाँ पे रखेंगे E अपॉन NR प्लस R इंटू में कितना R। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, V इक्वल टू E माइनस E अपॉन, यहाँ से हम n+1 कॉमन लेकर के R लिखेंगे, और ऊपर में भी कितना है R, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा V इज इक्वल टू E कांस्टेंट बाहर लेकर के, E कांस्टेंट बाहर लिया, कितना बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा 1 अपॉन n+1। तो V की जो वैल्यू है वो, या हमें किस किस के बीच का रेशियो निकालना था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टू EMF या EMF टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए कहा गया पोटेंशियल डिफरेंस टू EMF यानी कि V अपॉन E निकालना है। तो V E को नीचे ले जाइए आप, तो V अपॉन E इसको कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n+1। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, कितना जाएगा n+1 माइनस 1 n+1 यानी जिसके अपॉन में अपॉन में 1, तो इसका मल्टीप्लाई इधर, तो n+1 माइनस 1 अपॉन n+1, 1 से 1 कटा, आंसर कितना हो जाएगा n अपॉन n+1। जरा देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है क्या, V अपॉन E इक्वल टू n अपॉन n+1। बिल्कुल ऑप्शन में दिया हुआ है V इक्वल टू n अपॉन
n+1 ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आसानी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज ओम्स लॉ ओबेड। ओके, देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को आराम से एक बार फिर पढ़िए और फिर वीडियो को पॉज करके उसका सॉल्यूशन सोचिए अपने दिमाग में, उसके फार्मूले लाइए अपने दिमाग में, उसके आसपास की चीज़ें लाइए अपने दिमाग में, और जब आपके पास उसके आसपास की चीज़ें आ जाएंगी तो आपको शायद फार्मूला भी समझ में आ जाएगा। उसने कहा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज ओम्स लॉ इन ओम्स लॉ ओबेड। मतलब यानी कि कुल मिलाकर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बताना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बताना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन, अब आपके सामने एक नया टर्म आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी, देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हम लोग तो बस केवल एमसीक्यू उठा रहे हैं, उसमें जो टर्म ढूंढ रहे हैं और उन टर्म को क्या कर लेना है, एक्सप्लेन कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इसके अलावा भी बदल के आ सकता है, तो आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब यानी कि वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से कोई चीज़ ड्रिफ्ट करना स्टार्ट, मतलब सॉरी वो वेलोसिटी जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वायर के अंदर ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं। वायर के अंदर ड्रिफ्ट करने का मतलब ये है कि जब तक हम किसी एक वायर के ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करते तब तक उस वायर के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं, और जब हम लोग उनके ऊपर बाहर से एक वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो उनके इस रैंडम मोशन को वो वोल्टेज क्या करता है, एक डिसिप्लिन मैनर में कन्वर्ट कर देता है। और जब वो मोशन एक डिसिप्लिन मैनर में होने लगता है, मतलब देखिए कुछ इस तरह की घटना होती है कि अगर ये कोई वायर है, सिलेंड्रिकल वायर, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे ऐसे 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 करके इधर उधर फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस रैंडम मोशन के कारण, इलेक्ट्रॉन के इस रैंडम मोशन के कारण इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। और अगर एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होती है तो इसका मतलब है कि उसमें बहने वाली करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब करंट की वैल्यू को आपको अब ये समझ में आ गया कि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही होगी। लेकिन जैसे ही हम लोग इसी वायर के ऊपर बाहर से एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, या कह दीजिए एक बैटरी लगाते हैं, तो उस बैटरी के लगा देने से ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है ये आपका क्या हो जाता है, डिसिप्लिन मैनर में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। डिसिप्लिन मैनर में मूव करने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागने लगते हैं और उनको नेगेटिव टर्मिनल की ओर से रिपल्शन मिलने लगता है। इसके कारण इनमें एक करंट फ्लो करने लगती है, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस वायर के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं तो जिस एवरेज वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, उस एवरेज वेलोसिटी को ही कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका करंट के साथ एक रिलेशन होता है जो आपने जरूर पढ़ा होगा, और वो रिलेशन होता है I बराबर NEAVD। अरे मेरे लाडलो, मुझे उम्मीद है आपने जरूर पढ़ा होगा। बिल्कुल, जरा ध्यान से देखिए, ये तो इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि इसको शायद कोई बच्चा कहे कि मैंने नहीं पढ़ा होगा। एन इसमें क्या है, एन है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब उस तार के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ई क्या है इसमें, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए क्या है, ए है इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये है आपका ए एरिया। और VD क्या है इसमें, VD यही तो मेन है, VD है इसमें आपकी क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो कर रहे होते हैं उस एवरेज वेलोसिटी को ही कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। चलिए, आपको अगर ये सारे टर्म्स पता हैं तो फिर ये क्वेश्चन टैकल करने में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेकिन इस आप देखेंगे कि फॉर्मूले में कहीं कैपिटल ई नहीं आ रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र नहीं है। डोंट वरी, बिल्कुल मस्त रहिए, ठीक है ना, आराम से आप देखिए, रिलैक्स रहिए और क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, है ना। देखेंगे कि यार नहीं है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बात नहीं, नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा ऐसा जिससे लाया जा सकता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, अदरवाइज तो क्वेश्चन नहीं पूछता। क्वेश्चन पूछने का कारण ही क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। तो चलिए I इक्वल टू, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमने इसको लिख लिया NEAVD इज इक्वल टू I। I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R, तो ये हो जाएगा
NeAVD इज इक्वल टू V/R, और V इज इक्वल टू, यानी V मतलब वोल्टेज और मतलब रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये तो ओम्स लॉ ने कहा था ना, इसलिए तो उसने ओम्स लॉ का जिक्र किया यहाँ पे कि I इक्वल टू V/R होता है, या V बराबर IR होता है, तो इसका मतलब V/R हो गया। अब जो आपका ये R है, इस R का भी फॉर्मूला होता है, ले छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस सीधे सीधे आराम से लिखो। क्या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू dV/dx माइनस dV/dx पढ़ा होगा वैसे तो फॉर्मूला, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है, बट अगर मैग्नीट्यूड में केवल बात करें तो मैग्नीट्यूड में E बराबर V/L होता है, E बराबर V/L होता है, समझ पा रहे ना। तो जब E बराबर V/L होता है तो आप V बराबर क्या लिख सकते हो, V बराबर E/L लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला हमारे पास ऊपर था NeAVD, ये इक्वल हो जाएगा कितने के, E/L के। तो जब ये इक्वल हो जाएगा तो आप खुद बताइए कि VD का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या बन जाएगा, E/NeA, और ये क्या हो जाएगा आपका, है ना, E/NeA EL/NeA, ऐसे कह लीजिए। तो आप मुझे बताइए VD इक्वल टू L/NeA, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल E, जरा सोच कर बताएं। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर जो कि कांस्टेंट होगी, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर जो कि कांस्टेंट होंगे, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट होगा, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो फिर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी कि VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से ऑप्शन ढूंढिए। तो पहले ऑप्शन में लिखा है VD इज लेस देन √E, VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, सेकंड ऑप्शन में है VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E², थर्ड ऑप्शन में है, और VD इक्वल टू कांस्टेंट चौथे ऑप्शन में है। तो आपका आंसर क्या होगा, VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। देखिए, आपको MCQs में मज़ा आएगा, लेकिन आप थोड़े बहुत फॉर्मूले, अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि मैं इतनी डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको सही बताऊँ तो ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिनका तैयार है उन बच्चों के लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है। कोई अभी मैं अगर मान लो बस क्या कहता कि आपके सामने क्वेश्चन रीड कर देता और आपको कहता देखो इसका बेटा बी पार्ट इज़ राइट आंसर, बच्चों इसका B पार्ट राइट आंसर होगा, ऐसे बताने से तो कुछ फ़ायदा नहीं होना ना भाई। अगर मान लो मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड करके और बस कह दूं कि B पार्ट इज अ राइट आंसर, तो इस तरह के ट्रैप में मत फंसिए। अगर वाकई में आप जरा से भी समझदार हैं तो आप इस चीज़ को जरूर पकड़ रहे होंगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बताई जा रही हैं, और बहुत ज़्यादा बताने के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको मुझे कोई चीज़ रटानी नहीं है, आपको ये ऑप्शन थोड़े रटाने हैं। बात समझ में आ रही ना। ये कोई छोटे बच्चों वाले क्वेश्चंस तो होंगे नहीं ना कि भाई आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और वो सीक्वेंस में भी ऐसे ही सीक्वेंस में रहेंगे कि हमने बस पूछ लिया कि बताओ, हाँ मान लो हमने पूछ लिया कि बताओ भाई जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, और फिर उसमें 4 ऑप्शन लिखे होंगे। तो इतने कोई सीधे साधे क्वेश्चन तो नहीं है ना, ये तो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो जाहिर है कि फिजिक्स में तो कुछ टेक्निकलिटी रहेगी ना, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना, उसके बगैर तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो उसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको एक छोटा सा क्वेश्चन उठा करके उसके आसपास की सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती हैं। मैक्सिमम पॉसिबल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पूरा चैप्टर तो खैर मैं भी नहीं बता सकता आपको भी फिलहाल, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि भाई पूरे चैप्टर के लिए जो वीडियो बनता है वो अलग होता है, पूरे चैप्टर का जो लेक्चर होता है वो अलग लेक्चर होता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना जानकारी दे रहा हूं कि वो आपके लिए सफिशिएंट होगी, बल्कि मोर देन सफिशिएंट होगी। आप देखिए इसमें ना कि यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां पहले रैंडम इलेक्ट्रॉन, मतलब जब इस पर कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं होता तो रैंडम मोशन में होते हैं, इसलिए एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की 0 रहती है। अगर यही सवाल एक बन जाए, देखिए जब मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं उससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपसे एक सवाल यहीं से बन गया, मैंने जितनी जानकारी आपको केवल इस क्वेश्चन में दी है उतने से मैं देखिए आपको बताता हूं क्वेश्चन कितने बन सकते हैं। तो आपसे कहेगा व्हेन देयर इज नो एनी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 नन ऑफ दीज करके आपको 4 ऑप्शन बना देगा। तो हम कहेंगे जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया होता तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन वो रैंडम मोशन में होते हैं, और रैंडम मोशन में होने के कारण उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो 0 के इक्वल होती है। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी 0 जाएगी तो करंट फ्लो नहीं करेगी, यानी कि जब तक आप पोटेंशियल अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करोगे किसी कंडक्टर के ऊपर, तब तक उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करती। क्यों? क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो एवरेज वेलोसिटी यानी उसका रैंडम मोशन होता है, उन इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो रैंडम होता है, और रैंडम मोशन होने के कारण उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है 0 हो जाती है। तो देखिए रीजनिंग के साथ आपको समझ में आ गया।
एक बात। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ ली जाए कि बताइए जब हम लोग उस पर कोई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर की ओर होता है, तो हम कहेंगे लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो करंट का फ्लो किधर से किधर की ओर होता है, करंट का फ्लो उसके अपोजिट होता है, क्योंकि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट ट्रेवल करती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं तो फिर करंट इधर की ओर ट्रेवल करेगी। समझ गए ना। फिर एक क्वेश्चन आपसे और क्या बन सकता है, देखिए मैंने, क्योंकि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि एक एमसीक्यू सॉल्व करने का मतलब है कि आपके 10 एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे, बशर्ते कि आपको कोई इतनी बात समझा रहा हो कि देखो ये समझना इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के पीछे मत पड़ जाओगे, बस क्वेश्चन रट लेंगे भाई, एग्जाम में यही आएगा, यही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा। समझ गए ना। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच एक रिलेशन होता है जिसका फॉर्मूला होता है I बराबर NEAVD। अब उसमें स्मॉल n क्या है वो भी मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और E क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कितने के इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज की अगर बात करूंगा तो नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा यानी पॉजिटिव पार्टिकल की बात करूंगा तो वो, या प्रोटॉन की बात करूंगा तो वो पॉजिटिव में आएगा। तो अभी ये बात समझ में आ गई। फिर मैंने इसके बाद आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाई देखो I बराबर V/R होता है, ये तो खैर आप जान रहे होंगे, सभी लोग बच्चे जानते हैं क्योंकि ये तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होता है। तो इसका मतलब है कि इसको छोड़ भी दीजिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखिए फिर से मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है। मतलब किसी भी वायर के दोनों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है, इस वायर के इन दो एंड के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V और इस वायर की लेंथ के रेशियो के इक्वल होती है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इन दोनों एंड के बीच बनने वाले पोटेंशियल डिफरेंस और इसकी लेंथ के रेशियो के इक्वल होता है। इसलिए V की जो वैल्यू आएगी वो कितने के इक्वल आ जाएगी, EL के इक्वल आ जाएगी। और फिर हम ऐसा रख करके फिर मैंने आपको और कई जानकारी दी कि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब एक ही चीज़ वेरिएबल रह गई कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस लाएंगे वैसे वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करना होगा। इसका मतलब जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे या घटाएंगे नहीं तब तक इसमें जो करंट फ्लो कर रही होगी वो कांस्टेंट रहेगी। अदरवाइज अगर आपने इसमें फ्लो करने वाले इस पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप कम ज़्यादा करेंगे तो फिर E भी कम ज़्यादा होगा, और अगर E कम ज़्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम ज़्यादा होगी, मतलब आई मीन चेंजेस आएंगे। देखिए ये मज़े की बात है, आप समझ में आई ना बात। तो मैं आपको इस अंदाज में पढ़ा रहा हूँ, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका भी तरीका यही होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन उठाया और उसके आसपास की सारी चीज़ें तैयार, ताकि एग्जाम में कहीं से कुछ भी कैसा भी पूछे आपका तैयार। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी स्पीड तेज हो रही है तो देखिए, क्योंकि रिवीजन करना है, कम टाइम में रिवीजन करना है, ज़्यादा चीज़ें बतानी है, तो और कंपल्शन ये है कि कम समय में बनाऊं। मैं ये भी चाह रहा हूं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना जाए और छोटी वीडियो रहे, तो छोटी वीडियो में ज़्यादा चीज़ें देने के लिए थोड़ा सा स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा तेज लग रहा है तो थोड़ा सा आप इस वीडियो की स्पीड को थोड़ा कम कर लीजिए, है ना। वीडियो की स्पीड का कम करने का ऑप्शन तो आपके पास है ही ना, तो वीडियो की स्पीड को थोड़ा कम करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। बट अगर आपको धीमे लग रहा है तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर भी देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो मैं थोड़ा सा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, पर हो सकता है आप में से कोई कुछ ज़्यादा ही तेज़ बच्चा हो, कुछ ज़्यादा ही उसके पास तैयारी उसकी अच्छी हो रखी हो, क्या उसका बस जल्दी उसको क्या करना हो, रिवीजन करना हो, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकता है। चलिए खैर, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर in 10 minutes 3000 coulombs of free electrons enter one end of a conductor and 3000 coulomb then leave the conductor at its other end, the current in the conductor is। देखिए इसका कहना कुछ ऐसा है कि एक कंडक्टर के एक एंड से कितने मिनट में, 10 मिनट्स में, यानी कितने टाइम दे दिया आपको, कितना 10 मिनट्स। 10 मिनट्स मतलब 10 × 60 मतलब 600 सेकेंड, इतने सेकंड की बात हो रही है। उसने कहा इतने सेकंड में 3000 कूलाम चार्ज, यहाँ से कितना चार्ज, 3000 कूलाम चार्ज यहाँ से एंटर करता है और 3000 कूलाम चार्ज ही यहाँ से लीव कर जाता है। ठीक है, यानी कि जब आपने
एक एंड से 3000 कूलाम चार्ज को एंटर कराया तो उसी एकदम जितनी देर में, यानी अगर 10 मिनट में इस एंड से 3000 कूलाम चार्ज एंटर करेगा तो उन्हीं 10 मिनट में इस वाले एंड से 3000 कूलाम चार्ज लीव कर जा रहा है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट बना के, मतलब इतने आसान कॉन्सेप्ट पर कितनी अच्छी लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन तैयार किया गया है, ठीक है ना। 3000 कूलाम ऑफ देन लीव द कंडक्टर एट इट्स अदर एंड द करंट इन द कंडक्टर इज। तो बताइए इस कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही होगी। तो अब कुछ बच्चे हो सकता है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने ध्यान से पढ़ाई की है, आपने चीज़ें समझी हैं, तो फिर आप गलती करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट तो ये गलती भी कर सकते हैं कि क्यूब ना मानकर इसको 3000 इलेक्ट्रॉन मान लेंगे। ये 3000 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि ये 3000 कूलाम ही है, मतलब चार्ज ही दे रखा है सीधे सीधे। और अगर आपको आई निकालना होता है तो आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, तो इसका मतलब क्यू अपॉन टी लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ये भी गलती कर सकते हैं, मान लो उन्होंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं माना इसको, उन्होंने ये तो ध्यान लगा लिया कि हाँ ये जो क्वेश्चन में दिया गया ये चार्ज है, क्योंकि उसकी असाइनमेंट कूलाम भी है और 3000 कूलाम की बात कर रहा है, तो चार्ज है। और आई बराबर क्योंकि चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो बस गलती कई बार ऐसी भी कर सकते हैं कि वायर में इसका मतलब 10 मिनट में 6000 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा होगा, ऐसा सोच बैठेंगे। जबकि ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जो मेंटेन है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन है, क्यों? क्योंकि उसने कहा कि 10 मिनट में 3000 कूलाम चार्ज एंटर करता है और 3000 कूलाम चार्ज लीव कर जाता है। इसका सीधा मीनिंग निकल के आया कि 6000 कूलाम नहीं, बल्कि वो 3000 कूलाम के चार्ज का ही फ्लो मेंटेन है। तभी तो इधर से जितना एंटर किया उधर से उतना लीव कर गया। तो जो बीच में वायर के बीच में जो मेंटेन है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, कितना मेंटेन है, यानी कितना चार्ज मेंटेन करके रखे हुए अपने आप को, तो हम कहेंगे 3000 कूलाम केवल। तो इसका मतलब आई बराबर क्यू अपॉन टी में क्यू की वैल्यू रखेंगे 3000 और टाइम की वैल्यू रखेंगे 600 सेकेंड। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। देखिए ऑप्शन में कहीं मिल रहा है कि आपको, तो 5 एम्पियर इज राइट आंसर। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, विदाउट एनी टेंशन ऑप्शन ए को आप टिक कर दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कहा गया ए करंट आई फ्लोज इन ए वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी v। एक करंट आई जो है, आई करंट फ्लो कर रही है किसी वायर के अंदर। ओके चलिए, इस वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है? आई करंट फ्लो कर रही है, आई, ठीक है। अगर इस तरह ना बना करके, ऐसे मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ आपको कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो कंडक्टर है इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं। तो उसके कारण इसमें एक करंट फ्लो कर रही है जिसकी वैल्यू कितनी दी है? आई दी है। और जो करंट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी है, यानी कि इस केस में वो v के इक्वल दी है। ओके चलिए ठीक है। अब इसने कहा द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन ए करंट ऑफ 2i फ्लोज इन अनदर वायर। ओके, एक दूसरा वायर ले लिया जिसमें कि कितनी करंट फ्लो कराई है? अब की बार हमने 2i की करंट फ्लो कराई है। चलिए अब की बार कितनी करंट फ्लो करा दे रहे हैं? 2i, मतलब इसका दोगुना कर दिया, ठीक है ना। ऐसे करके करंट फ्लो कर रही है, ठीक। 2i इन अनदर वायर ऑफ ट्वाइस रेडियस। ओके, तो मैंने तो और पतला बना दिया, आप थोड़ा सा मोटा बना लीजिएगा उसको, ठीक है ना। कितनी रेडियस का है? उससे दोगुनी रेडियस का है। मतलब अगर इसकी रेडियस r है, अगर इस वाले वायर की रेडियस r है, तो इसकी जो रेडियस है वो 2r हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2r। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, उसने कहा कि अगर हमने करंट को भी दोगुना कर दिया और वायर के रेडियस को भी दोगुना कर दिया, तो अब बताइए कि the drift velocity of the electron when a current of 2i flows in another wire of twice radius and the same material। मतलब ना तो मैंने इसका मटेरियल चेंज किया, ना मैंने इसकी लेंथ चेंज की, बस मैंने केवल और केवल क्या कर दिया? इस वायर के कंपैरिजन में इसकी रेडियस को डबल कर दिया, बाद वाले वायर की रेडियस को डबल कर दिया, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही थी उसके कंपैरिजन में इसकी करंट को डबल कर दिया। तो बताओ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन होता है I बराबर NEAVD। तो अगर मैं पहले केस की बात करूं तो I बराबर कितना हो जाएगा? NEAV हो जाएगा, क्योंकि उसने VD को कितने के इक्वल लिया है? V के इक्वल, और उसमें करंट भी कितनी फ्लो कर rही है? I के इक्वल। तो I बराबर NEAV किसके लिए? ये हो जाएगा आपका वायर 1 के लिए, ठीक है ना, फॉर वायर 1। अब जब वायर 1 के लिए आपको मिल गया तो अब वायर 2 के लिए देखिए, तो फॉर वायर 2, तो सेकेंड वायर के लिए I डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? N, क्योंकि नंबर ऑफ मटेरियल क्योंकि सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी सेम रहेंगे और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम रहेगा, बट एरिया बदल जाएगा A डैश, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी मैंने बदल के मान लिया कि कितनी हो जाएगी? V डैश। ये दोनों चीज़ें नहीं बदलेंगी।
क्यों? क्योंकि n जो होता है ना, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो तो मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल के लिए पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कॉपर के लिए अलग, एल्युमिनियम के लिए अलग, आयरन के लिए अलग, अलग अलग मटेरियल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, बट सेम मटेरियल के दोनों वायर हैं, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे? सेम ही होंगे। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप किसी भी कंडीशन में ऐसे नहीं कह सकते कि इसका अलग उसका अलग होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू सेम ही रहती है। तो ये दो चीज़ें तो दोनों में कांस्टेंट है, बस एरिया बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा एरिया? क्योंकि इसकी रेडियस r है और इसकी रेडियस 2r है, तो जाहिर है कि एरिया तो चेंज होगा ही होगा, गारंटीड। तो इसका मतलब एरिया को चेंज कर दिया। अब बताओ क्या होगा? आई डैश कितने के इक्वल हो गया? 2i के इक्वल हो गया। आई डैश बराबर 2i इज इक्वल टू n नहीं बदला, e नहीं बदला, ए डैश मतलब पाई आर स्क्वायर। अब जब पाई आर स्क्वायर होगा तो इसका मतलब पाई आर स्क्वायर का मतलब है कि आर को आपने कितना ले लिया? 2r के इक्वल ले लिया, क्योंकि उसने कहा कि हमने रेडियस को डबल कर दिया। और जब हमने रेडियस को डबल कर दिया तो फिर पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। मैंने ए डैश की वैल्यू रख दी और मुझे वी डैश की वैल्यू निकालनी है, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जान गए होंगे कि 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा? NE, और ये कितना हो जाएगा? पाई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई में ऐसे ही रहने दीजिए या अंदर ही लिख देता हूँ। 2 का स्क्वायर 4, मतलब कुल मिला के आपका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में वी डैश। आप मुझे बताओ कि मुझे वी डैश की वैल्यू निकालनी है, तो सबको नीचे लेके जाना होगा ना, तो ये हो जाएगा 2i अपॉन में 4NE पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी डैश। क्या मैं पाई आर स्क्वायर को फिर से ए के इक्वल लिख सकता हूँ? क्योंकि इसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर के इक्वल ही है ना, क्योंकि इसकी रेडियस आर है, तो इसको ए लिख दूंगा। तो 2 इंटू आई की वैल्यू आपके पास पहले से मौजूद है, कितनी? NEAV अपॉन में 4 इंटू NE, और ये हो जाएगा ए, तो बराबर कितना? वी डैश। आप मुझे बताओ जल्दी से, NEA से NEA कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल, इसका मतलब वी डैश बराबर कितना आ गया? V/2। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी, और अगर आपको बात समझ में आ रही है तो फिर जरा मज़े के साथ चीज़ें समझने की कोशिश करिए। वी डैश बराबर कितना आ गया आपका? V/2 आ गया। जरा ऑप्शन में देखिए कहीं दिया है क्या? तो पहले ऑप्शन में लिखा है V/2, पहले ही में लिखा है तो फिर क्या टेंशन, लेकिन फिर भी आप आगे चेक कर लिया करो। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो खैर चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद जब आपका आंसर आ गया और बिल्कुल सही आप जा रहे हैं, तो फिर क्या चेक करोगे उसमें? और तो इसका मतलब है वी डैश बराबर V/2, मतलब यही आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया इसने, थोड़ा सा ध्यान से फिर से पढ़िए, इसको समझ में आ गया ना? मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और कोशिश हमेशा यही करिए कि जब मैं क्वेश्चन आपको बता रहा होता हूँ तो क्वेश्चन को एक बार पॉज करिए, आराम से वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को एक बार पढ़िए ध्यान से, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप अपने आप से कोशिश करिए करने की। अदरवाइज अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर सॉल्यूशन देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर सॉल्यूशन देखकर भी केवल उसको समझ, ऐसे नहीं कि बस आपने सॉल्यूशन देख लिया हो गया, नहीं, सोचिए उसके बारे में, थिंक करिए, सर ने कैसे सोचा यार, इनके दिमाग में चीज़ कैसे आई, मैं ये कैसे मिस कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं दिमाग में आया। ये दिमाग लगाइए, जोर लगाइए ना, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। जब तक आप दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे तब तक दिमाग काम करना शुरू नहीं करेगा। केवल दिमाग लगता रहता है हमें कि दिमाग काम कर रहा है, दिमाग काम तब करता है जब दिमाग पे जोर पड़ता है। ठीक है, चलिए तो अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 3 इक्वल रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सोर्स ऑफ EMF। ठीक है, देखिए 3 equal resistors connected in series across a source of EMF together dissipate 10 watts of power। ओके, 3 equal resistors हैं, 3 equal resistors हैं, तो मान लीजिए कि ये 3 equal resistors हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, dissipates 10 watts of the power। इनकी जो टोटल पावर है, अभी फिलहाल ये जितनी पावर डिसिपेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू दी गई है कितनी? 10 वाट। बाई अप्लाइंग ए सोर्स ऑफ EMF टुगेदर। ओके, हमने इन तीनों के ऊपर कोई एक सोर्स ऑफ EMF अप्लाई कर दिया, जिसके कारण ये तीनों मिलकर, क्योंकि इसमें करंट जाएगी, जब आप कोई सोर्स ऑफ EMF अप्लाई करोगे तो इसमें करंट जाएगी, और करंट जाएगी तो ये रेजिस्टेंस के अंदर पावर डेवलप हो जाएगी। वो पावर की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में कितनी? 10 वाट। ओके, चलिए अब क्या कहा, व्हाट वुड बी द पावर डिसिपेटेड इफ द सेम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम सोर्स ऑफ EMF। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं कम क्वेश्चंस के थ्रू आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं। तो इसलिए अगर आपको देख रहा है कि भाई वीडियो में अभी आप देखेंगे, कुछ आपको इस तरह के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, कुछ आपको ऐसे भी वीडियोस मिल जाएंगे जिन वीडियोस और लेक्चर्स में आपको 1 घंटे में या आधे घंटे में 100 क्वेश्चंस कोई डिस्कस कर देगा। अरे भाई आधे घंटे
घंटे में 100 क्वेश्चंस डिस्कस करोगे तो फिर 1.5 घंटे की ज़रूरत ही क्या रहेगी 40-50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपका जो CBSE टर्म 1 का जो पेपर आने वाला है वो 90 मिनट्स का होगा और उसमें आपको केवल 40 क्वेश्चंस करने होंगे। तो फिर इसका मतलब है कि आपको इतने सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत क्या रहेगी, बात समझना है ना। यानी जितने भी आपको करना है 40-45 जो भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे उसमें, वो तो खैर अभी बोर्ड का पेपर आ जाने के बाद और आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो सैम्पल पेपर में बताया गया है कि भाई ऐसे ऐसे है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इतना ही आसानी से आधे घंटे में आप 100 क्वेश्चन और 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन डिस्कस करके निकल लिए तो सिर्फ और सिर्फ बहकावा है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ट्रैप दे देना है, लॉलीपॉप दे देना है कि चलो ठीक है इसको लेके बस चूसते रहो। अरे भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आराम से MCQs पर थोड़ा सा मन लगा के ध्यान लगा के काम करिए। तो देखिए सबसे पहली बात पावर दी गई है। तो अब इस क्वेश्चन के साथ साथ हम एक चीज़ थोड़ी ना पढ़ेंगे कि बस लगा लो जी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया आंसर आ गया, नहीं। अब हम कहेंगे 3 रजिस्टर्स सीरीज में जुड़े हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रजिस्टर्स जब सीरीज में जुड़े होते हैं तो उनका टोटल रजिस्टेंस जो होता है वो उनके इंडिविजुअल रजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। इसका मतलब R प्लस R यानी कुल मिलाकर RS हो जाएगा आपका 3R। अब उसने हमसे कहा कि उसने कहा कि अगर मान लो कि हम इन्हीं 3 रेजिस्टेंस को सेम सोर्स ऑफ EMF के साथ, मतलब सेम, ये है आपका केस 1, इस केस 1 के में जब ये केस 1 है तो तब टोटल रेजिस्टेंस तो है 3R और टोटल पावर है कितनी 10 वाट। अब केस 2 में उसने कहा है कि अगर मान लीजिए उन्हीं 3 रजिस्टर्स को हम लोग सेम सोर्स ऑफ EMF के साथ पैरेलल में जोड़ देते, ये R और अगर इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें केवल उसी सोर्स ऑफ EMF के साथ, तो फिर ये जो है अब कितनी पावर डिसिपेट करेगा। तो मैं फिर बताऊंगा आपको कि देखिए एक नई चीज़ और जानिए कि जब दो या दो से ज़्यादा रजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, मतलब उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल ही होता है। तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो मतलब कुल मिला कितना जाएगा पता नहीं, मैंने क्या बता दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर पैरेलल में, अगर 2 वायर पैरेलल में कनेक्ट, 2 या 2 से ज़्यादा वायर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। तो 1/RP इक्वल टू 3/R, मतलब RP इज इक्वल टू R/3। तो इन दिस सिचुएशन जो इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, R/3 के इक्वल हो जाएगा। और जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, चलो इसको भी V ले लेता हूँ, तो वो दोनों केस में क्योंकि सेम किया है, उसने कहा सेम सोर्स ऑफ EMF है। तो अब आप मुझे बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो पावर का फॉर्मूला होता है V² RT मतलब R टोटल। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता रहे। तो PS कितना है, तो PS कितना हो जाएगा V² RS हो जाएगा। PS कितना है 10 बराबर V², V की वैल्यू इतनी है, R की वैल्यू कितनी है 3R, तो यहाँ से V² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30R। तो V² की वैल्यू आपने पहले वाली इक्वेशन से फाइंड कर ली, पहले V² की वैल्यू। अब देखिए सेकंड केस में इसी को हम अप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ भी तो पावर का फॉर्मूला वही हो जाएगा, लेकिन बस पावर इन पैरेलल का फॉर्मूला मतलब V तो रहेगा एज इट इज, लेकिन रेजिस्टेंस हो जाएगा RP के इक्वल। तो पावर इन पैरेलल निकालने के लिए आप V² की वैल्यू रख दीजिए पूरी उठा करके, कितनी 30R। तो ये तो हो गया आपका 30R और RP की वैल्यू हो गई कितनी आपकी R/3। तो इसका मतलब ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो पावर इन पैरेलल कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे कि भैया ये हो जाएगी 90R/R। R से R कैंसिल, आंसर की तरफ बढ़ गए हम। यानी कि पैरेलल में जब उनको पैरेलल में जोड़ा गया होगा तो तब कितनी पावर रही होगी 90 वाट उस सर्किट की पावर रही होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया तो फिर मैं आज के अपने वीडियो को यहीं विराम दूंगा और आपने, मुझे उम्मीद है कि वीडियो को ज़रूर पसंद किया होगा और बहुत इन्जॉय भी किया होगा, बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सभी आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी तरह और हम इसी तरह एक दूसरे के साथ एंजॉय करते रहें। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।